हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अक्टूबर 2021 की जो क्रोनोलॉजी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है सार संग्रह को पढ़ लिया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें आप एक करेक्शन कीजिएगा। जो इसमें यहाँ पर देखिए, जो समर ओलंपिक्स के पैरा ओलंपिक्स के बारे में दे रखा है, तो यहाँ पर लिखा है कि 14th जो पैरा ओलंपिक हुए, ये 14th नहीं है, ये यहाँ पे 16th है। उसके अलावा तो कोई मिस्टेक मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ये मिस्टेक थी यहाँ पर, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक ये भी लोग कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये 16th है, ठीक है। तो जो मेन पैरा ओलंपिक हुए टोक्यो वाले, वो तो थे 32वें, ठीक है, और 32 का आधा करेंगे तो 16, तो 16वें ये क्या है, पैरा ओलंपिक्स है, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है, ठीक है। और इसमें तो बता ही दिया था मैंने भारत की रैंक वगैरह। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, उसमें क्या क्या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पढ़ाया जाएगा। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो पीडीएफ है वो जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज का पहला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। जो भी इंडेक्स आपके सामने आता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान का इंडेक्स हो, जिसमें राजस्थान की रैंकिंग दे रखी हो, उन सबको आपको याद करना है। आरपीएससी पे आप भरोसा मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन वो उठा करके जो चर्चा में है वो ज़रूर से दे सकता है, ठीक है। आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देख लीजिएगा, तो इस बार जो है पेपर का टेक्निक थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो आप जो मैगजीन है उसमें कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। तो देखिए, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसको जारी कौन करता है, तो वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कई बार हम पढ़ चुके हैं। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। और इसने जो है 173 देशों की रैंकिंग निकाली है, जिसमें भारत को स्थान दिया गया है 46, कौन सा, 46वां स्थान जो है वो भारत को दिया गया है। ये स्थान आपको याद रखना है कि भारत की पोजीशन इसमें कौन सी है। ये इंडेक्स किस काम आता है, तो देखिए, जो भी राज्य की जो सरकारें होती हैं, या खुद दे रखा है कि जो सरकारें होती हैं वो अपनी जो नवाचार है उसको बढ़ाने में इससे मदद मिलती है कि भाई हमारे यहाँ पर कितना इनोवेशन हो रहा है। जैसे भारत में भी बोलते हैं ना कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, आपने पढ़ा था पिछली बार, याद कीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको निकाला जाता है, और उसमें राज्यों को रैंकिंग दी जाती है कि कौन अपने यहाँ पर नवाचार को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो यही दो चीज़ें हैं इसमें काम की। और देखिए, इसका जो सब इंडेक्स है, किसको देख करके ये सूचकांक तैयार किया जाता है, तो देखिए दो उप सूचकांक है इसके। पहला है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, और दूसरा है इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। कितना इनपुट जा रहा है और कितना आउटपुट निकल करके आ रहा है, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया है, तो टॉप देखिए किया है स्विट्ज़रलैंड ने, यूरोप का देश है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, उसने टॉप किया है। उसके अलावा स्वीडन, अमेरिका, तो ये तो बहुत ही जाने माने नाम है। अमेरिका तो बहुत ज़्यादा इनोवेशन रिसर्च के अंदर आगे रहता है, लेकिन इस बार टॉप रैंक किसकी है, स्विट्ज़रलैंड की है, ठीक है। और भारत की रैंक मैंने आपको बता दी, भारत की रैंक है 46, ये याद रखनी है आपको। इससे पहले 2020 में, यानी हर साल इसकी रैंक निकलती है, 2020 में हम थे 48वें प्लेस पे, इस बार हम हो गए 46 पे। और अगर और देशों की हमारे आसपास बात करें तो देखिए, चाइना सबसे आगे है। चाइना देखिए 12वें स्थान पर है। चाइना कितना आगे होगा हमसे, ये सोच सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। आगे नेक्स्ट देखते हैं। जो आइसलैंड है वो महिलाओं की संसद चुनने वाला जो है वो पहला देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या मतलब है कि महिलाओं की संसद चुनने वाला पहला देश हुआ, इसका मतलब ये है कि उसकी जो संसद है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ जो लीडर्स हैं वो अभी इस बार क्या हुए हैं, वुमेन जो है वो चूज़ की गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपके सामने कोई भी अलग देश आता है तो आप उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपके पास में मैप होगा, आप देखिएगा उसके अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है ग्रीनलैंड, और उसके पास में आता है डेनमार्क, ठीक है, और ये यूरोपीय देश आते हैं सारे। तो ग्रीनलैंड और जो आपका ये है आइसलैंड है, इसके सॉरी, ग्रीनलैंड और आइसलैंड ही बोला ना मैंने, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में यहाँ पर पड़ता है डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। डेनमार्क जल मड्रू जो है वो इसके बीच में पड़ता है, आप मैप में देखिएगा आपको दिखेगा। और जो ये आपका ग्रीनलैंड और ये यहाँ पर आइसलैंड है, इसके आइसलैंड के यहाँ से जो है आर्कटिक सर्कल भी गुजरता है। आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री जो होता है वो भी इसके ऊपर से गुजरता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी जो राजधानी है वो रेजेविक है। स्पेलिंग क्या है, रेजेविक, VIK, इसको आप चेक कर लीजिएगा। रिजेविक करके जो है इसकी राजधानी जो है वो आइसलैंड की है। तो ये आइसलैंड के बारे में है। दूसरी चीज़ आइसलैंड के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि आइसलैंड की जो संसद है, आइसलैंड की जो संसद है उसका नाम अलग है, उसको बोलते हैं ऑल थिंग। क्या कहते हैं, ऑल थिंग कहते हैं। जैसे भारत की संसद को आप क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में।
यूएसए की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय पंचायत कहते हैं, जातीय पंचायत। और नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। जर्मनी के को क्या कहते हैं? बुंडसटैग, ठीक है। और क्या बचा? और तो सारे हो गए। और जिसका नाम आपको नहीं आया ना कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोल देना नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान की को सूरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो आरएस का इंटरव्यू था उसमें एक बंदे से पूछा था कि बताइए यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं, तो यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। ये आपको लक्ष्मीकांत में भी मिलेगा। तो ये जो आपके सामने नाम आते हैं उनकी संसद के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए क्या कहते हैं। तो प्रीलिम्स में आ जाएगा कि मिलाने के लिए कि इसकी संसद को क्या कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ईरान की जो संसद है उसका क्या नाम है, ठीक है। ईरान की संसद का क्या नाम है, और वही नाम जो है मालदीव्स जो है उसकी संसद का भी है। मालदीव्स, मलेशिया, इनकी संसदों के नाम भी आप देखिएगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ, खैर मजलिस नाम है, मजलिस, ठीक है। तो और एक बार आप देख लीजिएगा, सारी तो नहीं लेकिन जो भी हमारे आसपास के जो हैं, जो भी मैंने नाम बताए हैं उनका आप नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आइसलैंड को एक बार आप लोकेट करिएगा आपके खुद के मैप में। तो अब देखिए यहाँ पर वही मैंने बताया, वही चीज़ है कि 63 जो है टोटल सदस्य हैं, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर जो है 63 टोटल सदस्य हैं संसद के अंदर, उसमें 33 सीटें जो है वो महिलाओं को इस बार जीत करके वहाँ पर महिलाएं आई हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो कैटरीन जैकब्सडॉटियर जो है वहाँ की जो है प्रधानमंत्री, और वहाँ पर अभी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनी है। इतना अपने को ध्यान नहीं रखना, बस इतना थोड़ा बेसिक ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को संसद में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ महिलाएं हैं वो कौन सी संसद में भी इस बार चुनी गई हैं। तो आइसलैंड की संसद है ऑल थिंग, उस पर चुनी गई हैं। फिर आई जाइए नेक्स्ट जो हमारी रिपोर्ट है जिसका नाम है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, यानी ये है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा किसकी? विश्व की, ठीक है। तो जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ILO है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 100% क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। यूपीएससी में कई बार आया है कि भाई जो है लेबर विभाग के द्वारा जो है किसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में हमने को पता होना चाहिए। अरे भाई क्या कहा मैंने? हाँ, जो लेबर ब्यूरो होता है, लेबर ब्यूरो अलग है, लेबर ब्यूरो तो भारत का है। लेबर ब्यूरो जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो लेबर ब्यूरो तो भारत का है, और इसने जो है लेबर ब्यूरो जो है, ये मैंने अभी बोल ही दिया है तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। लेबर ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर कि ये जो है निम्न में से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW है, इसके डेटा जो है निम्न में से कौन सी संस्था जो है वो कलेक्ट करती है और जारी करती है? तो वो लेबर ब्यूरो करता है। उसका खैर कंटेक्स्ट यहाँ नहीं था, यहाँ पर था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके बारे में कहा गया है। हालांकि दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों काम आएंगे आपके, कि लेबर ब्यूरो जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW जो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके डेटा जो है वो जारी करता है भारत के अंदर। और ये जो ILO है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है। और यह संस्था जो है वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस 1919 की जो वर्साइलिस की संधि थी उसके अंतर्गत जो संस्थाएं बनी थी उसमें सबसे पहली संस्था थी ILO। और इसको 1969 के अंदर नोबल प्राइज़ फॉर पीस, शांति का जो नोबल प्राइज़ है वो भी मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। और ILO जो है जिस रिपोर्ट को जारी करता है उसका नाम है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। इसके अलावा ये वर्ल्ड वेज रिपोर्ट भी जारी करता है। वेज यानी होता है मजदूरी, तो वर्ल्ड वेज रिपोर्ट भी जो है इसको जारी करता है, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट्स जो है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, जैसे अभी कहा सोशल प्रोटेक्शन, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ILO जो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है उसको जारी करता है। मुझे किसी ने कहा था कि आप जो है अंडरलाइन किया करो ताकि हमें भी इसको पढ़ने में आसानी रहे, तो इस बार मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करके और फिर जो है इसका स्क्रीन क्या कहते हैं कैम स्कैनर किया है इसको, तो आपके लिए है ये। आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या क्या है। तो और जो चीज़ें हैं वो इतने काम की नहीं हैं। फिर है नेक्स्ट हम देखते हैं संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का जो है वो बहुमत बरकरार है। कहाँ का संसदीय चुनाव हो रहा है? तो रशिया का। देखिए इस बार वाली मैगजीन में कई चुनाव है, जैसे आइसलैंड का हमने पढ़ा, आइसलैंड के बाद में रशिया का है, और रशिया के बाद में आप कनाडा का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 चुनाव जो है इस बार हमको देखने हैं। देख लेते हैं क्या है इसमें। तो देखिए रशिया के अंदर भी चुनाव हुए, तो कुछ विशेष तो है नहीं। देखिए रशिया के अंदर जो अभी राष्ट्रपति है वहाँ के हेड ऑफ द नेशन को राष्ट्रपति होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है वहाँ राष्ट्रपति होते हैं। सिमिलर टू जो USA है, USA के अंदर भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं।
लेकिन यूएसए के अंदर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि आपको रशिया में देखने को नहीं मिलती है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है वो आपको मिलेगा लक्ष्मीकांत के अंदर। संसदीय शासन क्या होता है और राष्ट्रपति क्या कहेंगे, राष्ट्रपति वाला जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसको क्या, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो दोनों आप पढ़िएगा, वो एग्जाम्स में प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हाँ, फिलहाल यहाँ पर है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी कि जिसकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया, उसने फिर से जो है बहुमत हासिल किया है, यानी कि इस बार फिर से सत्ता में यही रहेंगे। और वहाँ की जो संसद है उसका नाम है स्टेट ड्यूमा, ठीक है। तो वहाँ के चुनाव के अंदर इन्होंने विजय हासिल किया। उसके अलावा और कुछ मत पड़िएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है जस्टिन ट्रूडो जो है वो तीसरी बार कनाडा के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। इनका नाम तो अपने को पता ही है, ठीक है। जस्टिन ट्रूडो जो है मतलब काफ़ी हैंडसम किस्म के हैं, तो इसलिए जो है इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो उत्तरी अमेरिका देश के जो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री दोबारा से जो है इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और देश की जो संसद है जिसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो उसमें जो चुनाव संपन्न हुए उसमें इनको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है। इनकी पार्टी का नाम हम देख लेते हैं। इनकी पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। आज तो टंग इतनी ट्विस्ट हो रही है, कुछ नहीं कह सकते। तो लिबरल पार्टी है। कभी मैं गलत बोल जाऊं तो आप ये मत सोचिएगा कि इनको आता नहीं है, वो टंग ट्विस्ट हो जाती है बोलते बोलते फ्लो के अंदर, तो इसीलिए फिर भी मैं थोड़ा रोक के बोलती हूँ, लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है, तो आप थोड़ा सा उसको मुझे एक्सक्यूज़ दीजिएगा। तो ये लिबरल पार्टी है और इनकी विरोधी दल तो इतना नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी पार्टी का हमें पता होना चाहिए कि लिबरल पार्टी से हैं और तीसरी बार कनाडा के जो हैं वो प्रधानमंत्री ये बने हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। तो प्रधानमंत्री जो हैं उनकी अमेरिका की यात्रा है, उनके ऊपर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है क्वाड की जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने गए हैं नरेंद्र मोदी जी, और दूसरा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा हुई थी जनरल असेंबली, उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। तो क्वाड क्या है, क्वाड के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि क्वाड जो है वो 4 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश है इसमें, तो क्वाड के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, यानी चतुर्भुज, और चतुर्भुज बोले तो जिसके 4 जो हैं पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 देश हैं। उसी तरीके से कौन कौन से हैं, तो एक है जापान। जापान मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि जापान ने ही 2007 में इसकी पहल की थी, ठीक है। 2007 के अंदर जापान ने इसकी पहल की थी, इसलिए जापान सबसे पहले लिखा है। फिर देखिए यूएसए, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है हमारा भारत, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ थी, लेकिन क्वेश्चन तो आगे है। क्वेश्चन क्या है जो आपको पूछा जाएगा कि ये जो इस बार वाला जो सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो देखिए ये व्हाइट हाउस के अंदर किया गया है और ये पहला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, ठीक है, सम्मेलन आयोजित था, यानी कि फर्स्ट एवर इन पर्सन सम्मेलन था। और इसकी मेज़बानी किसने की, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वाड के ऊपर 2 स्टेटमेंट देंगे आपको आरएस के अंदर, उसमें लिखेंगे कि इस बार वाला जो वर्चुअल सम्मेलन है उसका आयोजन फला फला तारीख को किया गया। तो आप फला फला तारीख पर अटक जाएंगे, जबकि वर्चुअल सम्मेलन तो हुआ ही नहीं। यहाँ तो सम्मेलन क्या हुआ है, फर्स्ट एवर प्रत्यक्ष सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद है कि इससे पहले क्वाड का जो वर्चुअल सम्मेलन मार्च 2021 में हो चुका है, ठीक है। वो वर्चुअल जो सम्मेलन हुआ था वो मार्च 2021 में हुआ था, लेकिन इस बार वाला क्या है, फर्स्ट एवर इन पर्सन सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है। कहाँ पर हुआ है, अमेरिका में व्हाइट हाउस में हुआ है। तो देखिए व्हाइट हाउस में है तो कई सारी घोषणाएँ भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है, तो उन घोषणाएँ जो है उनको भी हम देख लेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, यानी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए जो है वो किया गया था। डिफेंस किस मायने में, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से और भारत से अगर अमेरिका सहयोग कर रहा है तो किस लिए कर रहा होगा, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए कि एशिया के अंदर चाइना एक सुपर पावर बन करके ना उभरे और अमेरिका को चैलेंज ना करे, इसलिए जो है एक तरीके का ये एक डिफेंस क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी डायलॉग है ये, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है चर्चाएं होती है। अब देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्वाड को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड जो है उसकी भूमिका में बताया है। तो फोर्स फॉर ग्लोबल गुड किसको कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्वाड को कहा है, ठीक है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने क्वाड को मौलिक अधिकारों में विश्वास रखने वाला जो है वो बताया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्वाड फेलोशिप लॉन्च की है, जिससे अमेरिका में जो लीडिंग स्टेम है, स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये जो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके अंदर जो है एडवांस डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने क्वाड फेलोशिप नाम की फेलोशिप जो है वो जारी की है।
फिर जो द्विपक्षीय वार्ता होती है यानी कि जो बायलैटरल जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ में जो है द्विपक्षीय वार्ता की। जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने वार्ता की थी। और उसमें हाँ और क्या इम्पोर्टेंट है कि ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री जो हैं राष्ट्रपति जी जो बाइडेन से मिल रहे हैं। इससे पहले वो जब मिले थे तो वो उपराष्ट्रपति थे, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा पहली बार जो है वो कमला हैरिस जो है उनको उपराष्ट्रपति के रूप में उनके साथ भी उन्होंने बैठक की है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्वेड जो है वो 2007 में बना था, ये मैंने आपको बता दिया। उस समय जापान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शिंजो आबे। हमारे भारत में थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। और ऑस्ट्रेलिया के थे प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड। और अमेरिका के थे उपराष्ट्रपति डिक चेनी। अच्छा ठीक है, तो ये थे और ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, मैंने डिकी बर्ड प्लान याद था मुझे, माउंट बैटन वाला, ये याद कर लीजिएगा। इस बार मॉडर्न इंडिया से बहुत सारे सवाल आते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति है। ठीक है, नाम क्या है? डिक चेनी नाम है इनका, तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जिसको क्या कहते हैं हिंदी के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसका भी जो है यहाँ पर 76वां जो है वो सत्र आयोजित किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो मालदीव्स के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहाँ गए वो, हाँ मालदीव्स के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री जो है अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपना जो है वो भाषण इसमें दिया था। और इस बार की जो थीम रही थी, यहाँ के जो डिबेट की थीम रही थी, उस थीम का नाम क्या है? तो वो कोविड से रिलेटेड थीम है जिसका नाम है बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, रीबिल्ड सस्टेनेबली, रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द प्लैनेट, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल एंड रिवाइटलाइज द यूनाइटेड नेशंस। क्या है? कोविड-19 से उबरने की आशा के माध्यम से लचीलेपन का निर्माण, स्थायी रूप से पुनर्निर्माण, ग्रह की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करना, लोगों के अधिकारों का सम्मान करना और संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करना। तो ये इसका थीम था। थीम थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार यूपीएससी वाले पेपर के अंदर जो आपके जो ओलंपिक्स हुए 32nd वाले जो ओलंपिक्स हुए उसकी थीम पूछ ली थी। ठीक है, तो थीम्स पे थोड़ा सा गौर करना ज़रूरी है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां जो सत्र हुआ था वो आभासी यानी वर्चुअल हुआ था। लेकिन इस बार वाला जो है मैंने बताया आपको कि आपसे स्टेटमेंट देगा और वो कह देगा कि इस बार वाला जो है आभासी हुआ था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था और ये इसका थीम था। तो सब चीज़ सही दे दी, लेकिन यहाँ लिख दिया वर्चुअल तो वो गलत हो जाएगा। तो वर्चुअल नहीं हुआ है इस बार तो जो है इन पर्सन ही हुआ है। तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये दिया है कि भाई ये फूलदान दिए हैं और ये याद नहीं रखना है। जब तक कि कोई खास नाम ना हो जो कि एकदम से कहते हैं ना कि अलग ही नाम दे रखा हो, तब तक जो है इन चीज़ों को पढ़ने को सेंस नहीं है, इसको काट देना आप। फिर है यूनिसेफ ने बच्चों की पोषण स्थिति पर जो है एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा है, किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। तो रिपोर्ट का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि करंट में है। ठीक है, एक इंडेक्स था, पता नहीं कौन सा था, फायर इंडेक्स था, ऐसे करके इंडेक्स था, वो ईपीएफओ में पूछ लिया था और वो एकदम ही 3rd क्लास इंडेक्स था। उसके ऊपर जानना कोई विशेष ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो पूछ लिया। क्यों? क्योंकि करंट में था, उसमें भारत की रैंक पूछी थी वो भी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना और इसको याद रखना। यूनिसेफ ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, नाम क्या है? फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट इन अर्ली लाइफ। फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट इन अर्ली लाइफ। तो ये यूनिसेफ के द्वारा इसको अभी जारी किया गया है। रिसेंट रिपोर्ट है, सितंबर 2021 में ही जारी किया गया है। अब इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें दे रखी है कि बच्चों को जब अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो वो उनमें एक इरिवर्सिबल डेवलपमेंट हार्म करता है, यानी कि अपरिवर्तनीय विकासात्मक नुकसान। अपरिवर्तनीय नुकसान क्या होता है? एक बार किसी बच्चे को अगर पोषण नहीं मिला और उसकी टेंडर एज यानी 5 साल तक की जो उसकी उम्र है उस समय तक दिमाग का विकास होता है, तो जब सही खाना नहीं मिलेगा, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट उसको नहीं मिलेंगे तो उसके दिमाग का विकास नहीं होगा, तो वो आगे तक वैसा ही रहेगा। उसके बाद में अगर बच्चे की हाइट बढ़ती है 11 साल तक या जब तक भी बढ़ती हो, तो अगर उस समय तक उसको जो है प्रोटीन वाली डाइट नहीं मिलेगी तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो इरिवर्सिबल हो गया। अब उसका दोबारा से उस चीज़ का विकास थोड़ी ना हो सकता है। अब आप उसको 26 साल की उम्र में बढ़िया उसको डाइट वाइट दे रहे हो तो उसकी हाइट तो नहीं बढ़ पाएगी ना। तो ये है इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय विकासात्मक नुकसान। ठीक है, फिर ये बोलता है कि 91 देशों के बच्चों की पोषणीय स्थिति का विश्लेषण जो है इसमें किया गया है और
6 से 23 महीने की आयु के जो आधे बच्चों को एक दिन में न्यूनतम अनुशंसित मात्रा में भोजन जो है वो मिल रहा है। यानी कि भोजन जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं उसको, कि अभी जो विकास जो हमारे जैसे जो देश है वहाँ पर भोजन की बहुत ज़्यादा समस्या है बच्चों को। न्यूट्रिशन तो भाड़ में जाए, भोजन ही पूरा नहीं मिलता है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूथोपिया, घाना, इसमें भारत को भी ऐड किया। देखिए ऐसे जो देश हैं उसमें हम भारत भी है। मेक्सिको, नाइजीरिया, सर्बिया और सूडान में प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे को रोज़ाना कम से कम एक प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या ड्रिंक खिलाया या पिलाया जाता है। फिर कहता है WHO ने अच्छा ये दूसरी आ गई, WHO की रिपोर्ट आ गई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है भारत में पोषण की स्थिति जो है उसके ऊपर भी कुछ ये लोग जो है सही बात नहीं है। फिर है WHO ने वैश्विक वायु गुणवत्ता जो है उसके दिशा निर्देशों के अंदर कुछ संशोधन जो है वो भी किए हैं। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सवाल हो सकता है कि अब आप देखेंगे WHO तो हेल्थ से रिलेटेड है, ये ऐसे काम क्यों करेगा। तो ऐसा अगर सवाल बन जाए, हालांकि ऐसा सवाल UPSC क्रिएट कर सकती है, ऐसे इनोवेशन UPSC करती है कि भाई जो जिससे संबंधित ना हो उसको उससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए WHO जो है उसने वैश्विक यानी कि ग्लोबल जो एयर क्वालिटी है उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अंदर चेंज किया है। गाइडलाइंस में क्या चेंज किया होगा कि भाई पहले इतना अगर पार्टिकुलेट मैटर निकलता हो तब उसको हम ख़राब एयर मानेंगे, इस बार उसकी मात्रा को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो आप इसके अंदर मेन चीज़ क्या याद रखना, पहली चीज़ तो है कि ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस किसने जारी की है, अभी नहीं तो WHO ने की है। इससे पहले इसने 2005 में भी संशोधन किया था, इस बार दोबारा से संशोधन किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या क्या संशोधन हुए वो ना भी याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, क्योंकि किस में संशोधन हुआ होगा, एयर के अंदर कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये सारे जो है पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो है जो इसका पैमाना है रिलीज़ होने का उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। अब देखिए क्या क्या जो है वो यहाँ पर लिख रखा है आपको। PM 2.5 के अंदर चेंज किया है, बोलता है कि 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है वो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसने। पार्टिकुलेट मैटर अर्थात PM10 का वार्षिक औसत 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि 24 घंटे के दौरान यह औसत 45 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना तो याद रहेगा नहीं अपने को, सिर्फ नाम देख लीजिए कि किस किस कौन कौन से चीज़ जो है वो एयर पोल्यूशन करती है। तो PM 2.5, PM10, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स है, इनके जो क्या कहते हैं जो इनका जो रिलीज़ होता है उसके अंदर एयर के अंदर उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं कि भाई अब इतना होगा तो इसको पॉल्यूटेंट माना जाएगा। तो वो गाइडलाइन का ध्यान रखना है कि वो WHO के द्वारा जारी की गई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने जो है फर्स्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि एक ऑकस नाम का जो है वो समझौता हुआ है। ऑकस का फुल फॉर्म क्या है, A से ऑस्ट्रेलिया, UK से ये यहाँ UK और ये USA है। ठीक है, A से ऑस्ट्रेलिया, UK और USA, ये नाम ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये जो है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नया समझौता हुआ है। क्यों हुआ है आपको पहले ही बताया था कि जो अमेरिका यहाँ पर या ब्रिटेन यहाँ है और ऑस्ट्रेलिया अपना यहाँ पर है। तो यहाँ पर पड़ता है चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है ये डील की गई है, और इसके तहत अमेरिका जो है अपनी सबमरीन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ताकि ये जो यहाँ का जो हमारा इंडियन पैसिफिक ओशन वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह की जा सके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए इस गठबंधन में शामिल तीनों देश साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पानी के नीचे की क्षमताओं सहित अपनी अनेक सैन्य क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से टेक्नोलॉजी को जो है वो साझा करेंगे। ठीक है, इस समूह के समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, अब देखिए दो नाम लिखे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में साझा करेंगे। अमेरिका ने ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है ये ब्रिटेन के साथ साझा की थी, अब दोनों जने मिलकर के ये जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में साझा करेंगे। अमेरिका ने सबसे पहली बार जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है अपने सबमरीन्स की वो ब्रिटेन के साथ साझा की थी, और अब दोनों मिलकर के किसको देंगे, ऑस्ट्रेलिया को देंगे। तो ये ऑकस जो समझौता है ये याद रखना है अपने को। फिर और क्या लिखता है इसमें, इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी विशेषज्ञता का उपयोग कम से कम 8 परमाणु संपन्न पनडुब्बियां बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया कितनी बनाएगा, 8 जो है पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स जो है वो बनाएगा। इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसे अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक दी है। इससे पहले उसने उसको ब्रिटेन को दिया था, ये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक और जो गठबंधन हुआ है उसका नाम है 5 आइज़, ये भी मैंने आपको बताया था। 5 आइज़ अलायंस जो हुआ है उसके अंदर 2 देश और हैं, तो कौन कौन है, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये नाम याद रखना है, कनाडा और न्यूजीलैंड भी उसके अंदर शामिल हैं। इसमें ये लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो है खुफिया जो सूचनाएं हैं,
खुफिया जो सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ में साझा किया जाएगा। ऑकस समझौते ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच 43 अरब डॉलर के परंपरागत पनडुब्बी बनाने के समझौते को समाप्त कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में ऐसा समझौता किया था कि भाई परमाणु पनडुब्बी वगैरह जो है, जो परंपरागत पनडुब्बी है, सॉरी परमाणु पनडुब्बी नहीं, परंपरागत जो पनडुब्बी है उसके लिए जो समझौता था उसको समाप्त कर दिया गया है। और ऑकस एग्रीमेंट से नाराज फ्रांस ने कूटनीतिक तरीके से अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को जो है वो वापस बुला लिया, यानी कि वो नाराज़ हो गया भाई उससे, तो उसने डील कैंसिल करवा दी अमेरिका ने। तो ये 2 समझौते याद रखने हैं, कौन से, एक तो ऑकस AUK US, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, और दूसरा कौन सा है, 5 आइज, ठीक है। 5 आई में कौन से 2 देश एक्स्ट्रा हैं, कनाडा और न्यूजीलैंड, इसको रट लेना अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आप मैगज़ीन पढ़ें तो मैगज़ीन के नोट्स बनाने का कष्ट ना करें आप। मेरी एक मतलब कहते हैं, मेरी आग्रह है आपसे, बिल्कुल नोट्स ना बनाएं, मैगज़ीन्स को संभाल के रखें और उसके अंदर से ही रिवाइज़ करें, क्योंकि आप लिखेंगे टाइम ख़राब करेंगे। इससे अच्छा है कि आप जो है उसी को बार बार इसी में से पढ़ते जाइए, ताकि आपकी आंखों में इमेज बन जाए कि नहीं ये रिपोर्ट तो वहाँ पढ़ी थी, इस रिपोर्ट में ये था। क्योंकि सारी चीज़ें लिखेंगे वेस्ट ऑफ टाइम होगा और आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसी में से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। ज़्यादा लिखने का शौक हो तो जो अपना जो रेड वाला कवर पेज आता है, इसी के ऊपर लिख लीजिएगा कि इसके अंदर मैंने ये इंडेक्स पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ी थी, इसी में रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो ये एक टिप थी। आगे देखते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। किसने जारी की है, स्टार्टअप जीनोम जो है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। रट लेना इसको, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी किसने की है, तो स्टार्टअप जीनोम ने जारी की है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस बार का जो ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे ही ऊटपटांग जो रिपोर्ट्स होती है उनको उठा करके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है। अब आप खुद सोचिए, वो क्यों पूछे आपसे HDA इंडेक्स, क्यों पूछे वो आपसे, कितनी बार पूछ ले, क्यों पूछेगा, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वो क्यों पूछे आपसे, जब आपको पता है अंकटेड ने जारी किया, कई बार हम पूछेंगे। वर्ल्ड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो रिपोर्ट वो क्यों पूछे आपसे, 2016 से सवाल ये मतलब घिसा पिटा सवाल हो गया है, तो ये सबको याद है। तो वो कुछ अलग हटके पूछ रहे हैं, तो आप जो है इसको याद रखना है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है वो किसने जारी की है, तो स्टार्टअप जीनोम के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें जो रैंकिंग दी है, क्योंकि स्टार्टअप से संबंधित है, तो रैंकिंग के अंदर USA और ऐसे देश ही फर्स्ट आएंगे। तो USA का जो सिलिकॉन वैली है उसको इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन दी गई है। अब देखिए, इस रैंकिंग के अंदर फर्स्ट जो है सिलिकॉन वैली ने स्थान प्राप्त किया है। कुछ भी नहीं याद आता है आपको कि भाई जैसे हमने फर्स्ट वाला इंडेक्स पढ़ा था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें स्विट्ज़रलैंड को फर्स्ट स्थान प्राप्त है। अगर नहीं याद आता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और ये जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा आगे हैं। इनोवेशन हो चाहे आपका स्टार्टअप हो, इनके अंदर ये लोग सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तो अगर कुछ नहीं ध्यान आता है तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा कि वहाँ के देश पहले होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन वैली को फर्स्ट जो है इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को कौन सी रैंकिंग है, तो भारत का बेंगलुरु है, उसको 23वां स्थान है, और दिल्ली को 36वीं रैंक जो है वो इसके अंदर दी गई है। तो अगर जो है थोड़ा नाम ध्यान रखना है, बेंगलुरु और दिल्ली, रैंक याद ना भी रहे तो बेंगलुरु और जो दिल्ली है वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किए गए हैं इस रैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट ये थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर पहला आर्टिकल है कार्बी आंगलोंग समझौता जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कार्बी आंगलोंग पहली चीज़ तो है कहाँ पर और क्यों हस्ताक्षर किए हैं, क्या और हम क्यों पढ़ें इसको, हमारे लिए क्या ज़रूरी बात है। तो देखिए, कार्बी आंगलोंग जो है ये आसाम के अंदर है। ये वैसे तो एक ज़िले का नाम है, ठीक है। और आसाम के अंदर ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, अलगाववादी टाइप का जो है मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया है। अलगाव का मतलब क्या है, अलग होना। ये कहते हैं कि हमको पृथक राज्य ही चाहिए, क्योंकि असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, तो ये जो एरियाज़ हैं ये क्या है, एक तरीके से जो है जनजातीय यानी कि ट्राइबल एरियाज़ हैं। और ट्राइबल जो समूह होता है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है, ठीक है। वो मुख्य धारा से जुड़ने में हिचकिचाता है और वो अपने कहते हैं ना कि जो व्यक्ति शुरू से जल जंगल ज़मीन जो उसके अधिकार क्षेत्र में रही है वो किसी के और को सरेंडर क्यों करेगा, वो सदियों से उसके साथ में रही है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप जो है कई सारे रिबेलियन, जैसे मुंडा विद्रोह था, ठीक है, राजमल्ला हिल्स के अंदर जो विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह था, वो आप देखते हैं। तो वो सब क्यों है, क्योंकि ट्राइबल लोग ज़मीन जंगल इन पे अपना अधिकार समझते हैं, तो वो किसी को ये अधिकार सरेंडर नहीं करते हैं इजीली। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को आती है। जो कार्बी आंगलोंग जो है वो एक तरीके से आसाम का एक राज्य है और वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो इस तरीके के आंदोलन जो है उसको तेज करते हैं, सशस्त्र विद्रोह टाइप की चीज़ें भी कर देते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप देखेंगे संविधान के अंदर जो 6th शेड्यूल है
उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ की जो जिला परिषदें होती है, जिनको आप ऑटोनॉमस काउंसिल भी कहा जाता है, स्वायत्त परिषदें, जिनके अंदर इन्हीं समूहों के जो लोग होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और उनको काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है, वहाँ जो मेन प्रशासन होता है उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता जितना कि इन वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उनको ज़्यादा जो है प्रशासन के अंदर नियुक्तियाँ दी जाती है, ताकि वो अपना एरिया का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको संभाल सकें। तो यहाँ पर जो कार्बी आंगलोंग है, इससे हमारे जो केंद्र सरकार है और जो असम की सरकार है उसने एक समझौता किया है, और उस समझौते के तहत उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को समाप्त कर दीजिए और हम इसके बदले में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता और देंगे, यानी ऑटोनॉमी और ज़्यादा देंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता देंगे, और आप जो है उसको आपको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा और आपके विकास के लिए कई सारे कार्य जो है यहाँ पर किए जाएंगे। मुख्य बात तो यही है इसके अंदर। फिर देखिए कि यहाँ पर और क्या क्या लिखा है, उसको देख लेते हैं। असम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 5 विद्रोही समूहों के मध्य ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग समझौता 4 सितंबर को जो है नई दिल्ली में इसको हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौते के तहत 1000 से अधिक जो कार्बी उग्रवादी हथियार जो हैं, उग्रवादी जो थे उन्होंने हथियार डालकर जो है वो मुख्य धारा में वो लोग आ गए हैं। फिर देखिए समझौते के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो कार्बी क्षेत्रों में विशेष विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार, असम की सरकार द्वारा 5 वर्षों में 1000 करोड़ का विशेष विकास पैकेज जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो है उसको अधिक स्वायत्तता का हस्तांतरण किया जाएगा। कार्बी लोगों की पहचान, भाषा, संस्कृति की सुरक्षा और परिषद क्षेत्र में सर्वांगीण विकास जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। उसके अलावा इनके लिए कार्बी वेलफेयर काउंसिल बनाई जाएगी, उसमें फंड जो है इनके लिए बढ़ाया जाएगा। संचित निधि क्या होती है, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है स्टेट का, उसमें इनके लिए विकास के लिए और ज़्यादा पैसा जो है उनको दिया जाएगा, और इनको विधायी कार्यकारी यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो दिए जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद जो है एक स्वायत्त जिला परिषद है जो कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जो है इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये कार्बी आंगलोंग समझौते के बारे में था। कहाँ से संबंधित है, आसाम से संबंधित है, और वहाँ का जो क्या कहते हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है एक तरीके से, जो नए राज्य बनाने की लोग मांग करते हैं, उसको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए ये समझौता केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इन विद्रोही समूहों के बीच में किया गया है। ठीक है, फिर है टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो शामिल किया है। ये टाइम मैगजीन कहाँ की है, तो यूएसए की है। इसमें 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को जो है इसमें ऐड किया गया है, और इसके अंदर हमारे भारत के 2 लीडर्स की जो कैटेगरी है उसमें लीडर्स की कैटेगरी के अंदर एक तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे जो है ममता बनर्जी जो हैं, उन 2 को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या नाम है। देखिए आइकन्स के रूप में अगर आप देखें तो ये जो ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स, प्रिंस हैरी और मेगन, नाओमी ओसाका और ब्रिटनी स्पीयर्स भी है, देखिए यूथ आइकन के रूप में है यहाँ पे। उसके अलावा पाइनियर के अंदर अगर आप देखेंगे, हाँ, भारत में 3 लोगों को दिया गया है। एक तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो, एक ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, और तीसरे जो आधार पूनावाला हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, उनको इन तीनों के नाम टाइम मैगजीन के अंदर है, और जो आधार पूनावाला हैं उनको पाइनियर कैटेगरी के अंदर इसमें रखा गया है। फिर अगर आप देखें तो लीडर्स की कैटेगरी में मैंने आपको नाम बता ही दिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी। और इनोवेटर कैटेगरी में तो देखिए एलन मस्क हैं, और उसके अलावा तो नाम अपने जाने पहचाने हैं नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं NIRF रैंकिंग। NIRF क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसने इंडिया रैंकिंग दी है। तो इसके अंदर क्या है, किस चीज़ को रैंक किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये रैंक किसको करेंगे, जो भारत के कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं उसको जो ये है ये रैंक किया जाता है इसके अंदर कि भाई कौन सा संस्थान फर्स्ट पे आ रहा है, किस श्रेणी के अंदर किसका क्वालिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है। तो कुछ संस्थानों के नाम इसके अंदर आएंगे। अब कौन से संस्थान है अपने, तो IIT है, IIT के अंदर रुड़की और मद्रास, दिल्ली, ये सारे संस्थान हैं। तो ये सारे नाम आएंगे, इनका एक बार नाम आप देख लीजिएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आए तो ऐसे प्रश्न अपन छोड़ भी सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं रैंकिंग में कौन कौन से को क्या क्या स्थान दिया गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसका 6ठा संस्करण था 2021 वाला, और ये जो है 2016 से जो है ये रैंकिंग दी जा रही है, और ये 2021 के अंदर इसका 6ठा जो है वो संस्करण है।
इसके अंदर किस किस संस्थान को क्या क्या रैंकिंग दी गई है वो देखेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में 7 विषयों को शामिल किया गया है, यानी कि 7 सब हेड्स है, उसके अंदर 7 जो है सब हेड्स है, उसके अंदर 4 श्रेणियाँ हैं और उसमें जो है संस्थानों को रैंक किया गया है। देखें ज़रा किसको क्या क्या है। तो IIT जो मद्रास है उसने लगातार तीसरे वर्ष सभी श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है। भारतीय विज्ञान संस्था है जिसको IISc बेंगलुरु कहते हैं अपन, IISc जो बेंगलुरु है, उसने पहली बार इंडिया रैंकिंग 2021 में शुरू की गई विश्वविद्यालय के साथ साथ अनुसंधान संस्थान श्रेणी में जो है वो प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। प्रबंधन विषय में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद जो है, ठीक है, IIM अहमदाबाद। तो IIM की अगर बात करेंगे तो उसमें अहमदाबाद ने जो है इसमें फर्स्ट जो है स्थान हासिल किया है। फार्मेसी के अंदर जो है जामिया हमदर्द नाम की जो ये संस्थान है उसने लगातार तीसरे साल सूची के अंदर फर्स्ट जो पोजीशन है उसको हासिल किया है। मिरांडा कॉलेज ने लगातार 5वें वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है। ये DU की एक संगठक कॉलेज है ना, मिरांडा कॉलेज। फिर वास्तुकला विषय के अंदर IIT रुड़की पहली बार शीर्ष स्थान पर आया है। नेशनल लॉ कॉलेज जो है बेंगलोर वाला जो नेशनल लॉ कॉलेज है उसने लॉ के अंदर अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। तो इस तरीके से देखिए ये रैंकिंग है। मणिपाल कॉलेज जो है उसने दंत चिकित्सा के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। तो जितना याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रीड आउट तो ज़रूर कर लीजिएगा, रटने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। फिर है अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी विश्व में शीर्ष स्थान पर जो है वो आए हैं। तो ये जो है अप्रूवल रेटिंग क्या है, तो अप्रूवल रेटिंग जो है एक अमेरिका की एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है द मॉर्निंग कंसल्ट। उसका एक सर्वे हुआ था और उसमें कई सारे लीडर्स जो है उनको कुछ पोजीशंस दी गई है, भाई कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सा कम फेमस है। तो उसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनको फर्स्ट इसके अंदर चुना गया है, फर्स्ट आए हैं ये, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसका थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, द मॉर्निंग कंसल्ट नाम की जो है ये डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसने ये रैंकिंग जारी की है और उसके अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है वोटिंग मिली है, रेटिंग मिली है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र सरकार की किसानों की विशिष्ट पहचान पत्र देने की एक योजना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि आधार कार्ड दिया जाता है वैसे किसानों को भी जो है फार्मर्स को भी एक अलग से कार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, यूनिक ID फॉर फार्मर्स। नाम कुछ अभी दिया नहीं है, तो ये भी 12 डिजिट्स का होगा। और इसके अंदर देखिए मेन मकसद क्या होता है, किसी को ID कार्ड अगर आप दे देते हैं तो मेन मकसद क्या होता है कि उस व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान हो जाती है कि भाई ये फार्मर है, और फिर उसके जो नंबर्स है उसके अकाउंट से और जितनी भी हम सरकारी योजनाएं हैं उससे हम उसको जोड़ देते हैं ताकि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा आ रही है उसका लाभ उसको जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है। अब देखिए ये लिखा है यहाँ पर कि तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसका लाभ जो है वो आसानी से मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। और PM किसान, मृदा कार्ड, फसल बीमा योजना, इन सभी का जो डेटाबेस है वो बनाया जाएगा कि भाई कौन कौन से किसान इसके अंदर इंक्लूडेड है, ताकि जो है जितने भी लीकेजेस होते हैं सब्सिडी वगैरह देने में वो उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये आप बेसिक बातें हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के लिए डेटाबेस तैयार किया गया। अगर आप कहेंगे कि पूरे भारत के किसानों के लिए डेटाबेस तैयार हो गया तो नहीं, अभी तक 11 राज्यों के लिए जो है ये डेटाबेस इस प्रकार का तैयार किया गया है। इसमें जो है लॉन्चिंग की संभावित तिथि, जब एक बार 8 करोड़ किसानों के डेटाबेस तैयार कर लिए जाएंगे तब इसे लॉन्च किए जाने की संभावना है। अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है, इनका भी थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है NCRB द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। NCRB के बारे में तो अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। NCRB हर साल जो है अपना एक तरीके से डेटा देती है। तो NCRB जो है ये एक संस्थान है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं पहले, कहाँ गया, हाँ। NCRB की स्थापना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 के अंदर जो है वो की गई थी और इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के जो कार्यबल है उसकी सिफारिशों के आधार पर जो है वो की गई थी। इससे क्या होता है कि एक साल का ये पूरा डेटा देता है कि भाई इस साल कितनी हत्याएं हुई, कितने मर्डर हुए, कितने और अपराध हुए हैं, किस किस अपराध में कौन सा स्टेट कौन सी रैंक पर है। तो इससे क्या है कि उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो देखिए जितने भी अपराध हैं उन सभी के अंदर सभी सूचियों में सबसे ज़्यादा आगे कौन है, उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की, एरिया काफ़ी बड़ा है, तो उस तरीके से वहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद में अपहरण के जो सबसे ज़्यादा मामले हैं वो भी उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। राजस्थान भी कहीं आगे है क्या, तो देखिए देश में दुष्कर्म के यानी कि रेप के जो सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं वो राजस्थान के हुए हैं और इसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो जो मामले सबसे ज़्यादा दर्ज कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में, ठीक है।
फिर है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपने को याद रखना है, रटना है। जितने भी ब्लू फ्लैग मिले हुए बीचेस हैं उन सब के नाम याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, उन 2 के नाम हम पढ़ें उससे पहले हम ये देखते हैं, इसको, ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है ये देता कौन है। देखिए, इसका देने का तो मेन उद्देश्य यही होता है कि भाई ये जो ब्लू फ्लैग है इसको देने से ये होता है कि भाई यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह है, तटीय जो समुद्री जो प्रबंधन वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी का है और इसको यहाँ और संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए ये जो है ये सर्टिफिकेट टाइप जो है वो दिया जाता है। कौन देता है, तो FEE नामक एक संस्था है, FEE। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन इन डेनमार्क, नाम ये है संस्था का, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, इसके द्वारा दिया जाता है। और इसके जो अन्य सदस्य हैं वो कौन कौन है, वो तो आपको पता ही होगा, IUCN, ठीक है, फिर है UNEP, यूनेस्को और UNWTO। ठीक है, ये सारे इसके अन्य संस्थान हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं वो भी इसके सदस्य हैं। और भारत के अंदर जो है 8 बीचेस पहले से जो है इसके प्रमाण पत्र ले चुके थे। ठीक है, प्रमाणन मिल चुका था। उसके अलावा अभी 2 को और जोड़ा है तो कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। तो 2 कौन से जोड़े हैं, नाम देखते हैं। तो एक तो है तमिलनाडु का कोवलम आइलैंड, कोवलम समुद्र तट, और दूसरा है पुडुचेरी का एडन। ठीक है, तो एक तो है तमिलनाडु का और एक है पुडुचेरी का। ठीक है, पुडुचेरी का है एडन और तमिलनाडु का है कोवलम। फिर है, प्रमाणन प्रदान करने का आधार क्या होता है, संसाधनों के समग्र प्रबंधन के द्वारा प्राचीन तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने और उसके संरक्षण करने के लिए जो है ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो जो है हमारे 8 कौन से जो तटीय क्षेत्र हैं जिनको दिया गया है उनके नाम याद रखेंगे। शिवराजपुर गुजरात के अंदर, घोघला ये दीव के अंदर है, दमन एंड दीव नाम सुना होगा आपने, तो दीव के अंदर है। फिर है कासरकोड और पदुबिद्री ये कर्नाटक में, कप्पड़ केरला में, राशिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन ओडिशा में और राधानगर अंडमान एवं निकोबार में, और कोवलम तमिलनाडु में, और दूसरा कौन था, एडन, वो पुडुचेरी में। तो ये हो गए हमारे 10 जो हैं समुद्री तट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक भारत के संस्थान है, उसका भी नाम दे रखा है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। बीम्स नाम है, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भारत की जो एक संस्थान है जो कि इस क्षेत्र में काम करती है कि भाई बीचेस को इस तरीके से जो है मैनेजमेंट करना और उनको जो है इस तरीके के प्रमाणन दिलाने के लिए अंदर जो है ये सहायता करती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, बीम्स नाम का एक संस्थान भी है। फिर नेक्स्ट है, परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला जो है वो रखी गई है। तो ये परशुराम कुंड कहाँ पर है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो 2 दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछ लिया जाएगा परशुराम कुंड जो है वो कहाँ पर है, तो परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। लोहित जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये है। और इसको जो है प्रसाद योजना के तहत जो है वो डेवलप किया जाएगा। प्रसाद योजना क्या है, तो इसका नाम देखिए। प्रसाद योजना का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये प्रसाद। अब आप कहेंगे कि ये तो नाम तो बना ही नहीं, तो ऐसे ही नाम होते हैं, फिर इनको याद रखना है अपने को। ठीक है, तो पिलग्रिमेज वाले जितने भी स्थान है, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा स्थल जो हैं उनको डेवलप करने के लिए प्रसाद योजना जो है केंद्र सरकार लेके आई थी। काफ़ी पुरानी योजना है, 2015 की योजना है ये। ठीक है, और इसको केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। जो तीर्थ स्थल होते हैं ना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ऐसे सुंदर सुंदर बनाएंगे ताकि लोग जो हैं बूढ़े बड़ेरे जो हैं वहाँ पर आकर के जो है घूम सकें। ठीक है, तो ये है। तो परशुराम कुंड कहाँ पर है भाई, अपना अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के अंदर है। और यहाँ पर डोनर मिनिस्ट्री कार्य करती है। डोनर मंत्रालय क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक अलग मंत्रालय है जिसका नाम है डोनर मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके मंत्री जी का नाम ध्यान रखिएगा, जी किशन रेड्डी नाम है। फिर नेक्स्ट है, नीति आयोग ने देश में शहरी नियोजन क्षमता में सुधारों पर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है। नाम क्या है, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर अधिकतर जो रिपोर्टें होती है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो थोड़ा सा अगर नहीं भी समझ में आया तो आइडिया आप लगा सकते हैं यहाँ पे।
तो देखिए, ये जो नीति आयोग ने जो शहरी नियोजन के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये मेन बात यही बताता है कि शहरों में कितनी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है और कौन-कौन से जगहों पे सबसे ज़्यादा शहरी आबादी बढ़ी है। क्योंकि ये जो एक तरीके से क्या कहें इसको, शहरी विस्फोट जो हुआ है, यानी कि लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट जो कर रहे हैं, उससे शहरों के ऊपर जो है आबादी का दबाव अत्यधिक है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कुल वैश्विक शहरी आबादी का 11% जो है वो भारत के अंदर है। ये कुछ रिपोर्ट्स के मेन डेटा हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 31% शहरीकरण स्तर के साथ भारत जो है 7 वर्ष 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या 1210 मिलियन थी। ठीक है? और ये जो है लगातार देखिए बढ़ी रही है। और अगर आप देखें राष्ट्रीय औसत से ऊपर यानी एवरेज से ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है, तो देखिए गोवा, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में शहरीकरण का स्तर जो है 40% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा जो है वो शहरीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ के राज्य नहीं है, ये मेनली कहाँ के हैं, साउथ के जो राज्य हैं वहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत से नीचे वाले राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर शहरीकरण का जो स्तर है वो 31% से कम है। राष्ट्रीय औसत से जो है वो कम रहा है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अपने स्तर पर, आप इसको रीड कर लीजिएगा। कुछ विशेष क्वेश्चन इसके ऊपर तो जो है बनने जैसी कुछ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देश में जो खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा बोले तो फूड सिक्योरिटी, भाई सबको खाना देंगे हम। तो इसके अंदर दो संस्थाओं ने अभी एक जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसने साइन किया है, भारत के लिए काम किसने किया है? तो देखिए, एक तो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, UNWFP। इसको अभी 2020 का नोबेल प्राइज़ भी मिला है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा। रोम, इटली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। फिर दूसरा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कौन है ये? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसने, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसने, इन दो जनों ने जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत जो है ये लोग अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, पारंपरिक जो पौष्टिक फसलें हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे, खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण करने के अंदर भी जो है ये लोग सहयोग करेंगे। तो ये भारत के लिए कार्य करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये इसका देख लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली के अंदर है। और 2020 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस संस्थान को। फिर नेक्स्ट है ICRIST, यानी कि जो भी नाम था इसका, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसको जो है, इसका मुख्यालय जो है वो पाटन चेरू, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर है। और इसके क्षेत्रीय केंद्र जो है वो बमाको, माली और नैरोबी, केनिया के अंदर है। और अनुसंधान के इतने नाम तो याद कहाँ रहेंगे, बस मुख्यालय कहाँ है वो ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा को लेकर के ये दो संस्थाएं जो है कार्य करेंगी। फिर देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो दो चैनल्स आते थे पहले, लोकसभा टीवी और जो राज्यसभा टीवी आते थे, अब उसका मर्ज करके जो है ना एक ही टेलीविज़न जो है वो बना दिया गया है। जैसे कि अभी जो संसद टीवी है उसका नाम क्या रखा गया है, संसद टीवी। तो देखिए, सबसे पहले ये 2007 में आई थिंक जो है वो शुरू किया गया था, यहाँ लिखा भी होगा, हाँ यहाँ देखिए 2006 में लोकसभा टीवी का शुभारंभ 2006 में हुआ था। और उस समय के जो लोकसभा स्पीकर थे जिनका नाम था सोमनाथ चटर्जी, ये उनके दिमाग की उपज थी। आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप देखेंगे वहाँ पर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी आते हैं अलग से। UPSC की जो तैयारी करते हैं उनको कहते हुए हैं कि आपको लोकसभा, राज्यसभा टीवी देखना चाहिए। तो और जो राज्यसभा टीवी है वो बाद में लॉन्च हुआ था 2011 में। देखिए RPSC का लेवल ऐसा है, लेवल का मतलब ये है कि वो इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये याद रखने चाहिए कि कब शुरुआत हुई थी और अभी मर्ज हुआ है और चर्चा में है, तो हो सकता है वो सवाल इस पर पूछ ले। ठीक है, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो UPSC में तो इस प्रकार का ट्विस्ट करने वाला सवाल कम पूछेंगे, मतलब इतना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं लेके जाएंगे वो लोग उसको। लेकिन यहाँ RPSC के अंदर अपने ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछ लेते हैं। वहाँ तो क्या 3-4 स्टेटमेंट देते हैं, तो हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट अपन एलिमिनेट कर पाए, लेकिन यहाँ तो अब कैसे ही करें, एकदम वन लाइनर पूछ लिया तो कैसे करेंगे। तो इसलिए थोड़ा याद रखिएगा आप कि 2006 के अंदर जो शुरुआत की थी लोकसभा टीवी की, और 2011 के अंदर जो है राज्यसभा टीवी लॉन्च किया गया था। और उसमें जो संसद टीवी जो है, अब इसका नाम जो है दोनों को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है। और कब किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो कि 15 सितंबर को आता है, उसमें इसको जो है वो किया गया है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन तीनों ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। और इस जो संसद सत्र के दौरान दोनों प्लेटफॉर्म पर ये जो है कार्य करेगा, लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए और दूसरा राज्यसभा के लिए। इसका कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि प्रसार भारती के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ए सूर्य प्रकाश, इनकी अध्यक्षता में 2019 को एक समिति का गठन किया गया था। और उन्होंने सिफारिश की थी कि एकीकृत चैनल, यानी कि एक ही चैनल जो है इन दोनों के लिए होना चाहिए। तो आज हमने जो है
यहाँ तक तो किया है, चलो इसको भी एक ही पेज बचा है तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो देखिए पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार के लिए जो है एक एमओयू साइन हुआ है। पूर्व सैनिक यानी कि जो एक्स आर्मी मैन है उनको दोबारा से कहाँ पर जो है प्लेसमेंट्स या नौकरियां दी जा सके, उसके लिए भारतीय नौसेना प्लेसमेंट एजेंसी और फ्लिपकार्ट के मध्य जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, ताकि हम देख सकें कि भाई कहाँ कहाँ इनको नौकरी के रोजगार के जो अवसर है वो दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है फॉर ऑफशोर विंड, इसका फुल मतलब क्या हुआ इसका कि जो अपतटीय जो पवनें आती हैं उसका हम किस तरीके से यूज़ करके एक अक्षय ऊर्जा के रूप में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए भारत और डेनमार्क जो है उन्होंने हरित रणनीतिक साझेदारी के रूप में जो है इसको स्टार्ट किया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड को किसने स्टार्ट किया है, तो भारत और डेनमार्क ने मिलकर के इसको जो है वो स्टार्ट किया है। यह जो केंद्र बनेगा, ये जो सेंटर बनेगा, ये 4 समूहों पर कार्य करेगा। एक तो स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे पर, आपूर्ति श्रृंखला, अवसंरचना। ये तो बकवास है, इसको याद मत रखना आप तो इतना ध्यान रखना, भारत और डेनमार्क ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड्स के लिए जो है वो साझेदारी की है। ठीक है, तो और भारत का देखिए उद्देश्य क्या है कि 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जो है उसकी क्षमता रखनी है, और वर्तमान में भारत का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो जो है वो कितना है, 146 गीगावाट ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो जिसका नाम है NIELIT, ये जो यहाँ पर नाम लिखा है NIELIT। ठीक है, इसने क्या किया है, देखिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों का शुभारंभ किया है। जो NIELIT नाम के जो संस्थान है इनका शुभारंभ किया गया है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देखिए मणिपुर, मिजोरम, असम, यहाँ पर जो है इनका इस संस्थान का जो है वो उद्घाटन किया गया है। क्या करेंगे भाई, बच्चों को रोजगार देंगे, ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे, ये इसका कार्य रहेगा। फिर है हम्बोल्टन ला, ये क्या चीज़ है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपको पासिस के बारे में जो कि न्यूज़ में हो, कोई सुरंग ऐसी हो जो न्यूज़ में हो, तो वो आपको अच्छे से रट लेने चाहिए। तो देखिए हम्बोल्टन ला जो है ये लद्दाख के अंदर है। ला का मीन्स होता है पास, दर्रा। तो यहाँ देखिए कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अभी देखिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री पहले दूसरे थे, और अभी जो है नया जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, चेंज हुआ है, उसमें अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है। उन्होंने लद्दाख में कारगिल के पास में हम्बोल्टन ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर जो है वो राष्ट्र को समर्पित किए हैं। यानी कि वहाँ पर भी जो है आपके दूरदर्शन और आकाशवाणी जो है लद्दाख के अंदर भी इसको भी लॉन्च किया गया है। और 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर हैं, जो औसत समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। तो आपको पता है लेह लद्दाख काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भी वहाँ पर है, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है आपका बैटलफील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, हम्बोल्टन ला पे यहाँ पर दूरदर्शन और आकाशवाणी के ट्रांसमीटर्स जो है वो लगाए गए हैं। ठीक है, फिर और क्या न्यूज़ है देखते हैं। देखिए कोविड-19 जो है उसके आर्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए, भाई कोविड-19 से कई लोगों का रोजगार वगैरह गया है, तो उसमें देखिए डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसेड, इनके द्वारा भारत में $55 मिलियन जो है उसके क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम जो है उसकी योजना जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो अब ऐसा ही होता है कि जहाँ पर कोविड के कुप्रभाव पड़े हैं, अगर अच्छा देश है, थोड़ी क्रेडिट उसकी अच्छी है, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जो है उसकी मदद करने को तैयार रहती हैं। तो इस तरीके का एक समझौता हुआ है जो भारत के अंदर 55 मिलियन जो क्रेडिट गारंटी कार्यक्रम है उसको यहाँ पर प्रायोजित करेगा। फिर भारत सरकार और जो उत्तर पूर्व है वहाँ का एक चरमपंथी संगठन है। अभी हमने एक जो ऊपर कार्बी आंगलोंग तो पढ़ा ही था, जो कि कहाँ का है, असम का। एक और है जिसका नाम है, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऐसे संगठन हैं। तो देखिए यहाँ पर संगठन का नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह। इसके मध्य जो है 1 साल का युद्ध विराम हुआ है। भारत सरकार और इस समूह के बीच में 1 साल का युद्ध विराम जो है वो अभी हस्ताक्षरित हुआ है। तो इस पर तो कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, फिर भी एक बार रीड कर लिया हमने। फिर जो है ये कोविशील्ड भारतीय नहीं, ये काम का नहीं है। फिर देखिए कुछ लेस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्विट्ज़रलैंड में समलैंगिक जो विवाह होते हैं उनको अनुमति जो है वो दी गई है। और उसके अलावा जापान के वियतनाम से एक समझौता, ये तो कोई काम का नहीं है अपने लिए। हाँ, मेक्सिको के अंदर जो है जो अबॉर्शन होता है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले जो है ये एक अपराध जो है माना जाता था, मतलब कोई डॉक्टर जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकते, भले ही जो वुमेन है उसकी जान को खतरा हो, लेकिन फिर भी जो है अबॉर्ट नहीं किया जाता था।
फिर है हाँ, अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने फाइज़र और बायोएनटेक जो है संस्थान है उसके साथ मिलकर के बूस्टर डोज जो है वो डेवलप किया कोविड-19 के लिए, और ये 65 एज के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है वो दिया जाएगा। और फिर तो जो है कुछ विशेष मुझे लग नहीं रहा है इसमें। तो ये था हमारा जो है राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको इसमें कवर कराई है। आप इसको एक बार खुद से भी रीड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हम आर्थिक परिदृश्य, अब मतलब 2 वीडियोज़ के अंदर मैं इस पूरी मैगज़ीन को जो है आपको ख़त्म कर दूँगी, जिसमें हम जो है साइंस एंड टेक, स्टेट न्यूज़, आर्थिक परिदृश्य, इन सबके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो है वो कवर कर लेंगे। और डोंट वरी, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे से इसमें चीज़ें बताऊंगी। उसके अलावा मैंने जो है एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हम जितनी भी रैंकिंग्स जो है, इंडेक्सेस जो हैं, उन सबको एक जगह किया है। इंडेक्सेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और प्लस जो चर्चा में रहे हुए स्थान हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, उनको हम एक बार जो है एक ही जगह पर सारी चीज़ों को देखेंगे। और होती कोशिश जो हम जितने भी न्यूज़ में हमारे स्कीम्स रही हैं उनको भी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू ऑल।